गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज आज भी खासे दिलफरेब हैं। दिसंबर अपने रंग दिखाने लगा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है और अब यकबस्ता हवाएं भी चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि दिसंबर के महीने का खासा समझी जाती है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की तो खैर कोई पेशगोई नहीं की गई थी, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं जी हल्की हल्की फुहार पड़ती जा रही है और रिमझिम ने मौसम मजीद ठंडा कर दिया। आज के मौसम के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, डिटेल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब सियासी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज सियासी पारा अरूज पर रहा। पीटीएम के प्लान 1 का आखिरी जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ और पीटीएम के रहनुमा गवर्नमेंट गिराने के बयानात देते रहे और उधर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पीटीएम पर तनकीद करते रहे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज का जलसा कैसा रहा, कितनी आवाम थी, अगला प्लान क्या होगा, इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। महंगाई की चलती ट्रेन को ब्रेक अभी तक नहीं लग पा रही। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि मुर्गी के गोश्त की ट्रिपल सेंचुरी बरकरार है। फार्मी अंडों की बात कर लीजिए, मुसलसल महंगे होने लगे हैं और अवाम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सब्जियां, गोश्त, अंडे सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। सरकारी सतह पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अदरक 30 रुपए किलो महंगा, सरकारी कीमत 680 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक की कीमत में 3 रुपए किलो का इजाफा, कीमत 40 रुपए किलो हो गई। बंद गोभी 2 रुपए किलो इजाफे के बाद 42 रुपए किलो मुकर्रर। दुकानों पर 60 रुपए किलो बेची जा रही है। फूल गोभी की कीमत में 3 रुपए किलो का इजाफा 27 की बजाय 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। घिया कद्दू भी 5 रुपए किलो महंगा, 67 के बजाय 90 रुपए किलो दस्तयाब है। अरवी की कीमत में 5 रुपए किलो इजाफा, 104 रुपए के बजाय 140 रुपए किलो बेची जा रही है। मटर 9 रुपए किलो महंगे, 76 की बजाय 100 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 313 रुपए किलो बरकरार है। फार्मी अंडों की कीमत 191 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गयी। रवा माह अंडे की कीमत में 12 रुपए तक का इजाफा हो चुका। अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ने पर खरीदार भी परेशान हैं। कहते हैं कि महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया है। सब्जियां, ब्रॉयलर, अंडे खरीदना इंतहाई नामुमकिन होता जा रहा है। 100-150 में क्या पकेगा? एक टाइम की भी रोटी नहीं होती लगती। अगर जिधर 5-6 मतलब घर के अफराद हों तो वो 100 रुपए में क्या करेंगे? ये अदरक देखें, 800 रुपए किलो की तुक नहीं बनता अदरक का, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस पे किसी चीज़ पे नजरसानी करी। मटर है 100-120 रुपए बिक रहे हैं। पालक जो हमारी पैदावार पंजाब की है 40 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं जी। छुट्टी का रोज शहरियों ने खूब एंजॉय किया है और मुझे उम्मीद है कि आज आपने पूरे हफ्ते का अच्छा सा प्लान बना लिया होगा कि इस हफ्ते में आपने कौन कौन से काम निपटाने हैं, किस किस की शादियों पे जाना है और फैमिली को कितना टाइम देना। नाज़रीन, वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के साथ, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम के मिजाज तो काफी हद तक बदल चुके हैं और दिसंबर की सर्दी अपने रंग भी दिखाने लगी है, लेकिन सियासत का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है, बढ़ चुका है। सियासत में आया वबाल अब कुछ देर के लिए थमने को है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन की 11 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मीनार पाकिस्तान में मैदान सजाया। ऑपोजिशन की जानिब से शुरू होने वाले जलसों के सिलसिले का ये आखिरी जलसा था। ऑपोजिशन रहनुमा खूब ढाड़े, इल्जामात की बौछार होती रही। एनआरओ नहीं मिलेगा, दोनों जानिब से दावा यही किया जाता रहा। ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत को एनआरओ नहीं मिलेगा, जबकि जलसे पर रद्द अमल देते हुए वजीर आजम ने कहा कि जो मर्जी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है। जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के शुरू में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। धांधली ज़दा हुकूमत नहीं चलने देंगे। नाज़रीन, सवाल यह है कि पीटीएम का जलसा किस हद तक कामयाब रहा, मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है, तसादुम की तरफ जा रही है। आने वाले वक्त में क्या अपोजिशन गवर्नमेंट को इतना टफ टाइम दे पाएगी कि अपोजिशन खुद से ही जो है वो पीछे हट जाए या फिर अपोजिशन गवर्नमेंट के इस्तीफे ले ले। इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अखलाक अहमद बाजवा साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबसे पहले हमें बताइए कि कल का जलसा कैसा रहा, जो अपोजिशन की पीटीएम की
उम्मीदें थी, पूरी हुई क्या? पीडीएम की उम्मीदें पूरी हुई हैं कि नहीं, ये तो बाद की बात करेंगे। अलबत्ता अवाम की उम्मीदें जरूर पूरी हुई जो उस जलसे के शुरुका थे। अच्छा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि जलसे का शुरुका जो है वो कुर्सियां भी उठा के ले जाए। कल ये हिस्ट्री दोहराई गई है और लोगों ने जिसमें सकत थी वो कुर्सियां उठा के ले गए इनकी, और 20,000 के करीब कुर्सियां खरीदी की थी नून लीग की जानिब से जलसे के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ आई हैं। लोग खुश होकर घरों में गए हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ तो मिला है, बिरयानी ना सही कुर्सी मिल गई। अच्छा। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, उस सवाल का यह है कि जलसा हुआ। कितनी आवाम थी अंदाजन कोई? क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है कि बहुत आवाम थी, गवर्नमेंट कह रही है जी गिने चुने लोग थे। आप बताइए कि क्या था? ना तो गिने चुने लोग थे, ना ही बहुत ज्यादा थे। इसको ना आप तारीखी जलसा कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन मिस मैनेजमेंट का खुल के जो है वो आया है। पीडीएम क़यादत का जो जलसे के मुतज़म्मीन थे उनकी जानिब से इंतहाई नाक़िस इंतजाम किए गए। हमने अपनी खुली आंखों से देखा कि जितनी बड़ी तादाद वहां पर जलसा गाह में मौजूद थी उससे ज्यादा लोग बाहर मौजूद थे। लेकिन वो बाहर जो मौजूद थे लोग, उनके लिए अंदर जाने का कोई सामान नहीं था। गेट बंद कर दिए गए, गेट बंद भी थे। हाँ। दूसरी जानिब अगर गेट खुले भी हुए ना तो वहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मैं आई विटनेस हूं कि जब हम पहुंचे, क्या कोई चेकिंग का इतना सख्त निजाम था कि लंबी लाइन चेकिंग करनी? इनकी ना बैड मिस मैनेजमेंट। अच्छा। ये कर ही नहीं सके, उसको कंट्रोल नहीं कर सके कि कैसे इसको करना है, मैनेज कैसे करना है। तो ये शायद एक तारीखी जलसा हो सकता था। हुआ क्या, लोग आए शहर लाहौर से बाहर काफिले आए। जब उन्होंने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं तो वो बेचारे वहीं पर बाहर आज़ादी चौक पर, आज़ादी फ्लाईओवर पर खड़े हो गए, बाहर खड़े हो गए और उन्होंने वहां पर नारेबाजी की। ट्रकों पे थे, सारा कुछ था। घूमने के बाद वो वापस उन्हीं रास्तों से, जिन रास्तों से आए थे उन्हीं रास्तों से चले गए। वापस हो लिए। पीडीएम की क़यादत को ये इमरान खान साहब से, पीटीआई से सीखना होगा कि जलसों को मैनेज कैसे करते हैं। ये खुलकर बात है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इन जलसों को एक फैमिली इवेंट बनाया था, इनको भी ये सीखना चाहिए। लोग आए हैं, खवातीन आई हैं, बड़ी तादाद में आई हैं और बच्चे भी आए हैं, लेकिन चूंकि इनके पास वो इंतजामात नहीं थे कि वो जिस तरीके से कर सके। लोग घरों से आए, जैसे ही उन्होंने देखा पहले एक गेट पे गए, उन्होंने कहा नहीं इससे नहीं, 2 नंबर पे जाओ, 2 नंबर पे गए, 3 नंबर पे जाओ। तो इस तरीके से लोग जो है ना वो वापस हो गए। ठीक, बाजवा साहब हम मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी सीनियर तज्जियाकार हैं सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, पीडीएम का गुज़िश्ता रोज का जलसा किस तरह से आप देखते हैं? एक कामयाब जलसा आप कह सकते हैं इसे? कि मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें और जो नैरेटिव आ रहा है और इवन उन हल्कों से आ रहा है जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े यानी फेवरेबल हल्के समझे जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा शो करने में वो कामयाब हुए हैं। और जाहिर है कल की स्पीचेस से भी नजर आ रहा था कि एक तरफ से उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी उसकी वजह रही हो, वो पूरी नहीं हुई। मेरे ख्याल में एक जरूर सेटबैक हुआ है। वो सोल सर्चिंग कर रहे होंगे कि इसकी क्या वजह है, लेकिन अमूमी राय यही आ रही है मीडिया की तरफ से भी, और इवन मैं जो साथियों को देख रहा था वो वजूहात बता रहे हैं जो इस जलसे को बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी उनका कोई जो है वो जो कोई यही बाई एंड लार्ज कहा जा रहा है कि ये जलसा बड़ा करने में नाकाम हो गए। जी ठीक, काजी साहब ये बताइएगा सर कि पहले कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट दिसंबर में देखेगी, अब ये मामला चला गया है जनवरी के एंड पे या फिर फरवरी के शुरू में। सर, ये इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पीडीएम के जो तमाम जमातें हैं उन्हें भी आप कहीं ना कहीं से मैसेज ये मिल रहा है कि ये भी एक पेज पे नहीं है शायद? देखें, बुनियादी बात मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ, और जो इस वक्त वैसे तो दुनिया भर में तहरीकों का दौर है, तो क्या अभी आज इस वक्त हमारे हमसाये में जो है बेशुमार लाखों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही, मगर फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनका मकसद बड़ा है। वो कह रहे हैं हमारी माशी हुकूक को इज्जत दो, हमारे पेट को इज्जत दो, हमारे जो आइन में जो हमारे जो हुकूक लिखे हैं उनको इज्जत दो, और वो बगैर किसी मेजर
कोई भी पार्टी CPM आई और CP से लेकर कांग्रेस तक और कांग्रेस से BJP तक कोई पार्टी दिल के साथ उनके साथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कितना बड़ा मसला है, यहाँ पे 11 पार्टियां हैं और 11 पार्टियों जो है उसकी क्या मसला क्या है, मकसद बड़ा नहीं है। मकसद बड़ा होता है जब आप अवाम के हकूक के लिए लड़ते हैं, जब अवाम के दिल आपके साथ होते हैं, अवाम अपने लीडरशिप पे एतमाद करती है कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बदनसीबी और बदकिस्मती से पिछले तीसरा जो दौर है, जो जमहूरी दौर है, बजाय अवाम का एतमाद जीतने में हमने उसको लूज किया है और हम जो है अपने पर्सनल धंधों में और हाउसिंग सोसाइटियां खोलने में और निजी कारोबार बनाते रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपके वक्त के लिए। बाजवा साहब, हमारे जो सीनियर एनालिस्ट है जो कितनी गवर्नमेंट्स देख चुके हैं, हालात देख चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला कह रहे हैं, बस सिर्फ ये एक लड़ाई है, एक शोर शराबा है अपने अपने मफादात के लिए। आपने सईद काजी साहब की आखिरी बात नहीं शायद कि आखिर वो मामला जगह पाएंगे अवाम के, बिल्कुल ये हकीकत है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं अभी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें दो बड़ी अच्छी बातें की है। एक तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना वो अवामी नहीं चल रहे, बिल्कुल ये पर्सनल चल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने की है कि अवाम में एक तब्दीली की लहर है, मौजूदा हुकूमत शायद वो पूरा नहीं कर सकती, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। और अपोजिशन भी किसी पे खेल रही है, अपोजिशन भी उन हुकूमत की नाकामियों पर खेल रही है। अगर हुकूमत डिलीवर कर देती है, महंगाई को कंट्रोल कर देती है, तो वो उस हवाले से शायद ये आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन चूंकि आपका सवाल बड़ा अहम है, होगा क्या, होगा यही कि इस वक्त जो है अपोजिशन ने तय कर लिया हुआ है दो चीजों पे, एक तो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और दूसरा उन्होंने इस्तीफों पर। ये अभी तक आप देख लें, ये सिर्फ चाय मंगोइयाँ हैं हमारी कि जी वो उनमें इख्तलाफात हैं, ऐसे हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस दिन वाजे नहीं किया कि हम सिंध हुकूमत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? और कोई दो राय नहीं, हम ना सिर्फ एक पेज पे हैं बल्कि एक स्टेज पर भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, सियासत के मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं, मौसम रुत मुसलसल बदल रही है और सर्दी का मौसम अपने अरूज की जानिब है। सर्दी का मौसम फ्लाइट ले चुका है, दिसंबर ने भीगना भी शुरू कर दिया और आज भी मौसम खासा ठंडा है और शहर के कई इलाकों में हल्की फुल्की फुहार भी पड़ती रही है, जिसकी डिटेल जुनैरा ने हमें बता दी है। रातें तो खैर ठंडी हो ही चुकी हैं, अब दिन में भी खुनकी का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, बल्कि ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम सरमा की ये खूबी है कि ये अपने साथ सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं लाता, बल्कि हमारे आसपास की हर चीज़ बदल कर रह जाती है। ख़ासतौर पर हमारी ग़िज़ाएँ बदल जाती हैं, हमारा मिजाज भी बदल जाता है। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, कुछ लोग सर्दी को बहुत इंजॉय करते हैं और सर्दी का मौसम बड़ा ही खूबसूरत एहसास दिलाता है। जहाँ सर्दी का मौसम हर चीज़ में निखार पैदा करता है, वहीं क्या पकाएं क्या खाएं का सवाल भी जन्म लेने लगता है। और सर्दी की सौगात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात के साथ साथ मौसमी फ्रूट्स भी मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, बल्कि हर जानिब मार्केट में भरमार नजर आ रही है। मार्केट में, बाजारों में किन्नू, माल्टा, अखरोट, मूंगफली और खुश्क मेवाजात स्टॉल्स की जीनत बन चुके हैं। सर्द मौसम में कौन कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल्स होंगी, विटामिन्स की कमी को किस तरह से पूरा करना है, जिल्द की तरोताज़गी को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कौन से फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से मौसमी फल ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन को फ्रेश रख सकते हैं। कीनू है, माल्टा है, तो इस मौसम का बादशाह फल समझा जाता है इनको, और इन फलों की क्या क्या फादियत है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कितना करना है, कैसे करना है, किस वक्त पे करना है। और हलवा जात तो खैर सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन ये मोटापे का बायस बन जाते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती हमेशा नुकसानदेह होती है। इसलिए पसंदीदा मौसम में एतदाल बहुत ज़रूरी है। सब कुछ खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। वो थोड़ा थोड़ा कैसे खाना है, ये तमाम सवालात मैं आज पूछूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं जी जोहा सुहेल, माहिर ग़िज़ायात। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जोहा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। सर्दी इंजॉय हो रही है? बिल्कुल। क्या फेवरेट है सर्दी के मौसम से जुड़ा हुआ?
हलवा जात। ओ, लेकिन लग नहीं रहा कि आप हलवे की शौकीन है जोहा। मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे हलवा मीठा सब कुछ सर्दियों में खाना बहुत पसंद है। अच्छा, फिर आप भी बेधड़क खाती हैं जैसे हम लोग खाते हैं या फिर बेधड़क खाती हूँ, लेकिन वो एक बात है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो समाप्त नहीं होता ऊपर। अच्छा चले, अब हम आगाज कर लेते हैं, हलवा जात की बात कर दी है, इसी से आगाज करते हैं कि जिनको लगता नहीं है क्या उनके लिए ज्यादा हलवा खाना, ज्यादा मीठा खाना खतरनाक नहीं होता, वो खा सकते हैं? बिल्कुल सिद्रा, इत्तेदाल से ज्यादा खाना खतरनाक हर एक के लिए है। ठीक है, आप अगर बैलेंस अमाउंट में खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब आप ज्यादा खाएंगे तो वो वजन नहीं बढ़ाएगा, लेकिन बॉडी में दूसरी चेंजेस को लेकर आना शुरू कर देगा। अच्छा, वो क्या नुकसान होता है? बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीजें हो सकती है, जैसे सर्दी में टेम्परेचर हमारा बहुत गिर रहा होता है, बहुत से लोगों को स्किन इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाएंगे तो वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट से हटके खाएंगे तो वो दीगर मसाइल, जैसे मोटापा अगर नहीं होता तो बहुत से लोगों को चीजें ज्यादा खाने से पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। जैसे लोग अगर सर्दियों में बहुत ज्यादा कैफीन चीजें पीते हैं, जिसमें ग्रीन टी है, कॉफी टी है, अगर ज्यादा पीते हैं तो वो पानी की कमी की तरफ ले जाते हैं। तो हर चीज को आप बैलेंस में रख के चलेंगे तो ठीक है, आउट ऑफ बैलेंस जाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर हलवा कितना खाना है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? अच्छा, हलवे की क्वांटिटी हर एक इंडिविजुअल से वेरी करती है, लेकिन जो लोग ओबीज हैं उनको तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड अमाउंट में खाना होता है। फॉर एग्जांपल 4 से 5 चम्मच हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल ठीक है 4 से 5 चम्मच बताए ना, कौन से वाले? टीस्पून या फिर टेबल स्पून? अच्छा, जो आपका खाने वाला चम्मच होता है वो चम्मच आप 4 से 5 कंज्यूम कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे पास छोटी एज के आ जाते हैं उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं उनका हाफ कप हलवा जो है वो आराम से दे सकते हैं। जो मेरी तरह के लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो एक वक्त में 12 से 13 चम्मच हलवे के कंज्यूम कर सकते हैं। क्या बात है, अच्छी खासी अमाउंट बता दी है। Exactly, ऐसा नहीं है, मैं तो समझ रही थी शायद 1-2 चम्मच खा के बस आपको हाथ रोकना पड़ेगा। जो जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक है, जिनको वेट का मसला है, बॉडी में कोई और इशू नहीं, वो 12 से 13 चम्मच हलवे के इजीली ले सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत होता है, ये बिल्कुल ठीक अमाउंट है। इसके बाद आपको क्रेविंग दोबारा भी नहीं होगी और इसके बाद आप सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। और हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में आप 3 दिन हलवा खा सकते हैं। 3 दिन से ज्यादा रेंज में ना जाए, क्योंकि बाकी सौगात भी हैं सर्दियों जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं हमारे पास, उनकी इस्तेमाल भी रखें, लेकिन वैरायटी के साथ चलें। अच्छा, टाइमिंग्स होती है कोई कि इस टाइम पे खाएं तो ये जल्दी आपके यानी नुकसान कम पहुंचाए? टाइमिंग इसकी इस तरह से होती है कि रात सोने से पहले ना खाएं और सुबह नाश्ते के वक्त में ना खाएं। जो आपके स्नैक टाइमिंग्स है ना, हलवे को आप उसी के अंदर इस्तेमाल 11 बजे खा लें, दोपहर 2-3 बजे खा लें। हाँ, खाने के बाद खा लें या खाने से पहले खा लें, लेकिन खाने के दौरान ना खाएं और वो खाना बना के भी ना कंज्यूम। अच्छा जोहा, ड्राई फ्रूट्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमें बताइए कि स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली सर्दी के मौसम में ड्राइनेस बहुत होती है। कोई ऐसा फ्रूट हमारे पास है, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है कि जैसे हम इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन जरा फ्रेश, अच्छी, खूबसूरत सी रहे? ठीक है, इसलिए उसमें 4 चीजें आ जाती हैं। स्किन इसलिए खराब होती है कि टेम्परेचर गिर रहा होता है, हवा में नमी नहीं होती। जब नमी कम होती है, टेम्परेचर गिर जाए तो स्किन ड्राइनेस की तरफ आ जाती है। उसमें 4 चीजें मैं सर्दियों में जरूर रिकमेंड करती हूँ, इनके इस्तेमाल से आपको स्किन इश्यूज नहीं होंगे। सबसे पहला विटामिन ई का इस्तेमाल, नंबर 2 पे विटामिन सी, नंबर 3 पे पानी और नंबर 4 पे एंटी बैक्टीरियल डाइट। ये 4 चीजें आपने जरूर रखनी है ताकि स्किन के ऊपर ड्राइनेस ना आए। क्वेश्चन ये आता है एग्जैक्टली विटामिन ई कहाँ से मिलता है। सबसे पहले विटामिन ई हमारे पास मकई में अवेलेबल है, जो इजीली, वैसे बहुत सिट्टे हैं मार्केट में, आपको इजीली अवेलेबल। एग्जैक्टली, तो कोशिश ये करें जो चीज, जो सब्जी, जो फल जिस मौसम में उसका इस्तेमाल उसमें जरूर करें। इसमें मकई आजकल इजीली अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल रखें ताकि स्किन पे ड्राइनेस ना हो। मकई के अलावा आपके पास जो अखरोट और बादाम है, विटामिन ई स्किन के ऊपर मॉइस्चर को रिटेन रखता है। जितना स्किन के ऊपर मॉइस्चर रहेगा ड्राइनेस उतनी दूर रहेगी। अखरोट और बादाम का इस्तेमाल करें, नंबर 2। नंबर 3 के ऊपर सनफ्लावर सीड्स, जो सूरजमुखी का सीड है उसका या तो तेल इस्तेमाल कर लें या सीड आप वैसे कंज्यूम कर लें। हाँ, अब एग्जैक्टली पानी के साथ उसको जैसा मेडिसिन हम कंज्यूम करते हैं, आप दवाई की तरह उन्हें हार्मो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सूरजमुखी के बीज बता रही हैं, और कितने खा सकते हैं आप? 2 से 3 बीज। आसान काम है, इजीली, बहुत इजीली खाई जा सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका ऑयल स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं। स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करने से आपको वक्ती रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरली अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये 3 चीजें विटामिन ई कंज्यूम करें तो स्किन पे मॉइस्चर रिटेन रहेगा। में से तीनों की तीनों करनी है या कोई एक भी की जा सकती है? आप वेरिएशंस रख लें। मंडे को आप बेशक सनफ्लावर सीड्स इस्तेमाल करें, ट्यूसडे को आप अखरोट खा लें, वेडनेसडे को आप कॉर्न खा लें, फिर इसी तरह से 3 दिन आप रिपीट करते जाएं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेकेंडली मैंने बताया विटामिन सी। विटामिन सी स्किन के अंदर कोलाजन बनाता है। फॉरेन सिट्रस फ्रूट्स और आजकल कितने ज्यादा अवेलेबल है, माल्टा है, मौसमी है, फ्रूटर्स आपके पास अवेलेबल है। इससे पहले अनार था हमारे पास। तो विटामिन सी इस सीजन में जरूर कंज्यूम करें क्योंकि स्किन के ऊपर कोलाजन बनता है और कोलाजन स्किन की रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में जैसे मैंने बताया कि ड्राइनेस की वजह से बहुत से लोगों की स्किन पर रैशेज आ रहे होते हैं, एक्नी बन रही होती है,
झुर्रियों का मसला, प्रीमेच्योर एजिंग जिसमें आपकी फाइन लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, वो नहीं बननी चाहिए, लेकिन सर्दियों में मेजॉरिटी लोगों की बनती है। तो कोलाजन से भरपूर चीज़ें जिसमें विटामिन सी वाली चीज़ें आप जब कंज्यूम करते हैं तो वो उसको रिपेयर करती है, स्किन को फ्रेश रखती है। सारी मजे की चीजें जोहा ने बता दी अच्छा, कि आप खाएं भी और साथ साथ आपकी स्किन भी अच्छी हाँ। उसके अंदर बहुत से लोग सिद्रा ये कहते हैं कि हमसे फल नहीं खाया जाता, तो जिन लोगों को स्किन का स्पेसिफिकली स्किन का इशू, बहुत जालिम लोग हैं जिनसे बहुत से ऑरेंज जैसा फल नहीं खाया जाता, उसको खोलने में मसला आता है, उसके ऊपर से जो व्हाइट फ्लेक्स उतारने में मसला आता है, खाने का दिल नहीं करता। तो स्किन वाले स्पेसिफिक लोग जो हैं वो जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जूस जो है जैसे डायबिटीज वाले लोग ना इस्तेमाल करें, जिनका वेट बढ़ रहा है वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिनको कोई ऐसा इशू नहीं है लेकिन हमेशा जोहा आप हमें यही रेकमेंड करती हैं कि आप फ्रूट खाएं, है ना? उसका क्या फायदा होता है वैसे हमारी बॉडी को? अच्छा, होल फ्रूट में और जूस में एक फर्क सिर्फ फाइबर का फर्क है। जूस में आप देखेंगे फाइबर सारा प्रोसेसर में निकल जाता है और हम पानी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उस पानी में वो सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जाए जो स्किन के लिए जरूरी है। फल मैं वहां रिकमेंड करती हूँ जहां पर स्किन के अलावा इश्यूज है। फॉर एग्जांपल किसी का वजन बढ़ रहा है तो वो फल कंज्यूम करे, किसी को डायबिटीज का मसला है वो फल ले, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो फल ले, वो जूस इस्तेमाल ना करें। लेकिन जैसे आज हम स्किन के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर मैं रिलीफ देती हूँ कि आप जूस भी ले सकते हैं, पी सकते हैं आप जूस। अच्छा, उसके बाद थर्ड पे मैं रिकमेंड करती हूँ एंटी बैक्टीरियल डाइट। सर्दियों में जैसे टेम्परेचर गिर रहा है, इम्यूनिटी बहुत लोगों की वीक होती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है ना एकदम से, बहुत से लोग उसको नहीं कोप अप कर पा रहे होते हैं क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ित नेचुरली कमज़ोर हो रही होती है। तो उसको जब कुव्वत मुदाफ़ित कमज़ोर होती है आपकी, तो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज होते हैं जो स्किन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। जब बैक्टीरिया स्किन पे डायरेक्ट अटैक करता है तो वो किसी भी किस्म के सिम्टम्स आपकी स्किन पे ला सकते हैं। उससे बचने के लिए दो चीज़ें मैं रिकमेंड करती हूँ। नंबर 1 पे कोकोनट, जो आपका नारियल है, चाहे उसका तेल इस्तेमाल कर लें, चाहे उसका होल आप वो कंज्यूम करें। तेल उसका किसी भी आप सैलेड में रॉ फॉर्म खाना बना के नहीं, आप उसमें कुकिंग भी कर सकते हैं, आप उसको रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं, और बहुत से लोग टॉपिकली अप्लाई भी करते हैं। लेकिन टॉपिकली अप्लाई को मैं जरा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। पहले मैं यही कहती हूँ कि आप उसको डाइट में अपनी शामिल जरूर रखें। नारियल और इसके साथ शहद, शहद सर्दियों के सीजन में बहुत ज्यादा मुफीद है। जैसे आजकल कोरोना का भी मसला चल रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें खालिस शहद कहाँ से मिलेगा, ये तो एक मसला है, बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, लेकिन अगर खालिस मिल जाता है बाद में आप शहद के चक्कर में चीनी घोला हुआ वो रंग बिरंगा जो है महलूल सा इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली, ये मसला तो फिर यहाँ पर है ही है। लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो एंटी बैक्टीरियल हैं और स्किन को बैक्टीरिया से महफूज रखती हैं। और नंबर 4 पे पानी। सर्दियों में हम पानी पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते, शायद प्यास नहीं लगती और दिल भी नहीं करता पीने का। तो बेशक पानी को पानी के फॉर्म में मत पिए, आप पानी को डिफरेंट फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें आप सूप्स ले सकते हैं, कहवा कंज्यूम कर सकते हैं, जूसेस, और 4 पे यखनी का इस्तेमाल। यखनी का इस्तेमाल हम पूरा साल में तब करते हैं जब हम बीमार होते हैं, लेकिन सर्दियों में यखनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोटीन, जो चिकन है, चाहे बीफ, मटन, आप किसी की भी यखनी बनाते हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़ित को स्ट्रॉन्ग रखती है, पानी की कमी भी नहीं होने देती और कुव्वत मुदाफ़ित भी स्ट्रॉन्ग रहती है। बहुत से लोगों को मसला क्या होता है कि जब हम पानी नहीं पीते तो स्किन के ऊपर लाइंस बन जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, एजिंग नजर आती है, अजीब सी स्किन हो जाती है। हाँ। तो जब पानी अंदर रहता है तो स्किन प्लम्पी रहती है, सेल्स में कोई खाली जगह नहीं आती। जब सेल्स फिल अप रहते हैं तो ठीक है। पानी डिमांड करती है। मुझे वैसे सर्दी में भी बहुत प्यास लगती है, समटाइम्स इतनी प्यास लग रही होती है मेरा दिल घबराता है, मुझे फील होता है कि मैं शायद डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही हूँ। बॉडी बिल्कुल सिग्नल करती है। बॉडी में हमारे कुछ ऐसे है, ब्रेन, कुछ लोगों को प्यास ही नहीं लगती, क्या उनकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही होती? उनकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही होती, या वैसे भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि सर्दियों में पानी नहीं पीना। अच्छा। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि हमने पानी नहीं पीना, लेकिन बहुत से लोग जैसे आप बता रहे हैं प्यास लगती है तो पानी कंज्यूम करते हैं। बॉडी अगर सिग्नल दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों को सिग्नल ही नहीं मिल रहा होता क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होता। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि आपको प्यास लगती है, पानी ही लेती है। पीती हूँ, मुझे तो सर्दी में भी कभी कभी घबराहट होने लगती है, पानी बॉडी मांग रही होती है कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन जिनको नहीं लगती उनको जरूरी दिन में टाइम फिक्स कर लेने चाहिए कि इस वक्त में हमें पानी जरूर कंज्यूम। ठीक है, अभी तो आपके पास मोबाइल में कितनी सारी एप्स ऐसी मौजूद हैं जिनके जरिए आप अपने पानी पीने के टाइमिंग्स एटलीस्ट सेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जोहा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इतनी अच्छी डाइट बताने के लिए जो आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगी और सर्दी को भी आप खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे। सर्दी के मौसम की ही बात चल रही है तो इंसान दोस्ती के बेशुमार मिसालें मौजूद हैं और ऐसी ही एक मिसाल हमें ज़रार शहीद रोड पर नजर आती है, जहां पर फलाह इंसानियत दीवार के नाम से गरीब और नादार अफराद के लिए कपड़े और जूते फराहम किए जाते हैं। दीवार के साथ लोग अपने जो एक्स्ट्रा जूते होते हैं वो रख जाते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो दीवार पर टांग जाते हैं, लटका जाते हैं, ताकि ज़रूरतमंद वहाँ पर आएँ और अपनी जो भी चीज़ उनको चाहिए वो वहाँ से ले सके। उसी जगह पर हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद मौजूद हैं, वो हमें दिखाएंगे।
दौर में अभी भी कुछ तंजीमें और इंसान ऐसे हैं जो इंसानियत की फलाह के लिए जो है वो काम कर रहे हैं और उस तबके के लिए जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं जो पिसा हुआ तबका कहलाता है, जिसकी आम माशरे में कोई नहीं सुनता, जिनके लिए एक वक्त की रोटी खाना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है या तन ढांपने के लिए जो है वो कपड़े भी जो है उन्हें मैसर नहीं होते। मैं मौजूद हूँ फैसल टाउन ज़रार शहीद रोड पर और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दीवार है जिसका नाम रखा गया है दीवार वफ़ा इंसानियत। और ये दीवार के बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं अपनी ज़रूरत की ज़ायद चीज़ें जिनमें कपड़े और जूते शामिल हैं वो यहाँ पर रख छोड़ते हैं, टांग देते हैं। और आपने देखा है कि इस दीवार पे मुख्तलिफ कपड़े जो हैं वो टंगे हुए हैं, जिसमें बच्चों के कपड़े भी हैं, बड़ों के भी हैं, ख़वातीन के भी हैं। मेरा कैमरामैन रानो मेरा आपको दिखा सकता है कि इस वॉल पे मुख्तलिफ साइज़ के कपड़े जो हैं वो रखे हुए हैं कि जो ज़रूरतमंद इधर आए और उसको कपड़ों की ज़रूरत है वो अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ से कपड़े जो है वो लेके जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वो कपड़े किसी किस्म की कीमत जो है वो इनसे जो है वो वसूल जो है वो नहीं की जाती। इसी तरह अगर हम बात करें जूतों की तो वो लोग जिनके जायद जूते हैं, जिनके पास जायद जूते होते हैं वो भी इस जगह पे जो है वो रख छोड़ते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं जिनके पाँव हमें अक्सर हमने देखा है नंगे पाँव होते हैं, उनके पास जूते नहीं होते, वो यहाँ से आकर जो है वो अपने साइज़ के जूते जो हैं वो लेके जा सकते हैं। लेडीज़ के जूते मौजूद हैं, बच्चों के मौजूद हैं और दीगर जो जूते हैं वो इधर मौजूद हैं। इस सारे प्रोग्राम के जो रूह रवा हैं डॉक्टर मकसूद, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये आइडिया उन्हें कैसे आया, कौन लोग हैं जो इस कार्य खैर में उनके साथ शरीक हैं और कौन कौन से उनके जो है मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप इधर हमारे से थोड़ी बात करेंगे, हमें ये बताएंगे कि इस मंसूबे का आगाज़ आपने कब से किया, क्या इसके पीछे जो है आपका एक ख्याल आया था कि आपने सोचा कि ये काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये सिलसिला का तकरीबन 3 साल से चल रहा है। इससे पहले हम ये जनरल वेलफेयर के कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ख़ुद अपने आप में ये फ़ील किया कि जब मेरे वो कपड़े होते हैं फालतू हैं तो वो मैं किसी को दे देता हूँ, अब किसी के काम नहीं आते तो या घर में पड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि इनको इस तरह इस्तेमाल चाहिए ताकि किसी की ज़रूरत पूरी हो सके। उस सिलसिले में मैंने एक प्लान तैयार किया और उसके बाद इस दीवार वफ़ा इंसानियत को जो तश्कील दिया, जो पीछे आपके सामने लगी हुई है, उसमें यही कहा कि गरीबों की खुशी की नवीद है ये, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं होता, जूते नहीं होते। तो इसमें दीवार के ऊपर हमने लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, बड़ों तमाम के कपड़े गर्मियों और सर्दियों के लोग आते हैं। कौन से लोग हैं जो इधर आके चीज़ें रख के जाते हैं? कौन सा तबका ऐसा है जो इस कार्य खैर में आपके साथ जो है वो तामुन कर रहा है? देखिए, माशरे के अंदर अच्छे और बुरे इंसानों की जो है ना बरमार है। अच्छे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं और वो भी लोग हैं जो कि इस चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो वो भी लोग हैं जो दूसरों की खैर ख्वाही करते हैं। तो जो खैर ख्वाही करने वाले जो जब हमने इसके ऊपर अपना एक पैगाम दिया कि जिसके पास अपने फालतू कपड़े हैं वो ला के इधर लगा, जिसको ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले जाए। तो जब लोगों ने अब 3 साल हो गए हैं, लोग इसको देखते हैं, वो क्या करते हैं कि जिनके पास अपने ज़रूरत से फालतू कपड़े होते हैं वो ला के हैंग कर दें या हमें दे जाते हैं। तो हम इसको ऐसा भी नहीं कोई माफिया ऐसा आता हो जो यहाँ से कपड़े ले जाता हो और फिर फरोख्त कर देता हो, कोई ऐसी शिकायत भी मिली आपको? मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो बर्तनों वाले नहीं है, कपड़े ख़रीदते, वो रात को आते हैं, या कुछ पठान लोग जो कपड़े वगैरह इकट्ठे कर वो आते हैं, देखते हैं कोई नहीं है तो वो उठा के सारे इकट्ठे किए और ले गए, जूते भी ले गए। इस दफ़ा हमने बहुत सारों को पकड़ा भी है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अच्छे लोगों की अक्सरियत है जो कि इस काम में है। तो हमारा आपके इस चैनल की वजह से ये पैगाम है कि और भी लोग आगे आएँ और इसको काम को करें ताकि जो मांगने का सिलसिला वो ख़त्म हो। असल में ये है कि हम लोग अपनी चीज़ फालतू घरों में बक्सों में पड़ी हुई है तो वो कोई आपको फ़ायदा नहीं दे रही। वो काम करें जिससे इंसानियत की खिदमत हो सके और वो आपकी खिदमत जो से दूसरों तक मुंतकिल होती नज़र आए। तो इस तरह हम की बात सुनी, बड़ा अच्छा ये जो है वो काम इंसानियत का सिलसिला जारी है। इधर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप इधर के रहने वाले, कभी ये दीवार आपने खाली देखी है कि यहाँ पे कोई कपड़ा ना टंगा हो या ये हमेशा भरी रहती है? नहीं, माशाल्लाह मेरा इधर से रोज़ डेली का आना जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब बहुत माशाल्लाह से कोऑपरेट करते हैं आवाम के साथ, खाना पीना और कपड़े लगे रहते हैं। तो अल्लाह ताला भाई सबको हिम्मत दे, अपनी हिम्मत से कमाने खाने की, हमारी गुर्बत का खात्मा करे पाक परवरदिगार, यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है भाई। आपने बात सुनी, अहले इलाका का कहना ये है कि यहाँ से जब भी गुजरते हैं दीवार को कभी खाली नहीं देखा। जो मुखैर हजरात हैं वो इधर आके अपने कपड़े जो हैं वो फालतू वो टांग जाते हैं, जूते जो हैं वो यहाँ पर रख छोड़ते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है
वो यहाँ पर जो आके अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी कर सके, उसे किसी से मांगना ना पड़े। फ्लाई रियासत का जो तस्वुर है वो बुनियादी तौर पर यही है कि आम तबका, जो पिसा हुआ तबका है, जिसके पास वसाइल कम है, उनकी जो है वो खिदमत की जा सके, उनके लिए जो है वो वसाइल पैदा किया जा सके, और वो खुददार लोग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सके वो जो आएँ और उनका जो है वो ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। हो सकता है रात के कितने अंधेरों में कोई सफ़ेद पोश लोग इधर आते हों और अपनी जो उनकी ज़रूरत के कपड़े हैं, उनके जो जूते हैं वो लेके जाते हों। कार खैर जो है वो बहुत है। ये जो तंजीम है जिसने काम का सिलसिला शुरू किया है, डॉक्टर साहब ने ये काम का सिलसिला शुरू किया और ये सिलसिला जारी है। हमारे कुछ इलाके के लोगों से और भी बात हुई थी, उनका कहना ये था कि गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिलों वाले, हर तबके के लोग जो हैं वो इधर आते हैं और अपनी फालतू चीज़ें जो है इधर रख छोड़ते हैं, और लोगों का रश भी लगा रहता है जो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की, अपने साइज़ की, अपने नाप की जो है वो ले जाते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को जो है वो पहना सकें, और जो किसी के सामने उन्हें जो है वो हाथ ना फैलाने पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। ये सिलसिला जो है वो जारी है और भी लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए जो इधर के, जो इस सारे सिलसिले को चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, उनका कहना ये है कि उनकी और भी जगह पे उन्होंने दीवारें बनाई हैं, लेकिन मज़ीद इसकी ज़रूरत है। लोगों को इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि नेकी का ये काम है ये फैलना चाहिए, ताकि आम लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें ये कार्य खैर की डिटेल्स बता रहे थे। अगर आपके पास पे एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो वो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इस वक्त अशद ज़रूरत है सर्दी के मौसम में। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, औलाद जैसी नेमत की ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती है। हर इंसान जो कि शादीशुदा है उस शादीशुदा जोड़े की होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अब देखा जा रहा है जी एक बांझपन का जो मामला है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत पकड़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो बे औलाद हैं, वो चाहते तो हैं कि उनके घर में औलाद हो, लेकिन उनके घर में औलाद नहीं होती, जिसकी वजह से उनको सोशल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। उसके बाद इतने सारे मामलात होते हैं कि वो राइट डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपको कहाँ जाना है वो आप एंड पे ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले आप पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप जाली आमिल बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और हमेशा जब भी इस तरह का मामला आता है, बांझपन की बात आती है या फिर बे औलाद होने की बात होती है, तो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कसूरवार एक औरत को समझा जाता है। कहा जाता है कि बस औरत का ही कसूर है। फिर उसके बाद हमारे सोशल प्रेशर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, खास तौर पर फौरन से पहले घरों में होता है कि अब दूसरी शादी करवा दी जाए, बेटा पैदा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी करा दी जाए। ये एक मर्द के, एक औरत के, एक इंसान के हाथ में कितना है कि उसके घर में कोई लड़की पैदा होगी या कोई लड़का पैदा होगा। इन तमाम मामलात पे आज हमने बात करनी है, और ख़ास तौर पर ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है अपने उन बे औलाद जोड़ों के लिए जो कि बहुत परेशान है कि उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो आज उनको बहुत सारे रास्ते दिखाएंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है जिनसे हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो और हमारे देखने वालों को इतना अवेयर करें कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पर जाना है। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर रोहिना गुल साहिबा है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। आपको प्रोग्राम में रोहिना साहिबा खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बांझपन कहते किसे हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं क्या, और ये सबसे अहम क्वेश्चन कि क्या हमेशा कसूर औरत का होता है, बांझ सिर्फ औरत ही होती है? देखो, बांझपन जो है ना, इनफर्टिलिटी, अब हम उसका वर्ड चेंज कर चुके हैं टू सब फर्टिलिटी। ठीक, सब फर्टिलिटी का मतलब है उसका इलाज होता है। हम इसको इनफर्टिलिटी नहीं कहते, बिकॉज जब आप इनफर्टिलिटी कहते हो तो आप स्टैंप कर देते हो चीज के इसका इलाज मुमकिन नहीं है। सो द वर्ड हैज बीन चेंज टू सब फर्टिलिटी। फिर हम डेफिनेशन में उसको डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स एज। अगर औरत की उम्र 35 साल से कम है और उसकी शादी को अभी साल हुआ है तो साल तक लेट देम एंजॉय, ठीक है ना। एक साल जो मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं विद ए नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो वो कंसीव 90% कपल्स कंसीव कर लेते हैं। अगर औरत की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो 6 महीने तक उनके कोई इलाज की जरूरत नहीं है, वो कंसीव कर लेते हैं। So with your platform, I want to spread the message कि जी आप टेंशन ना लें कि महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। ये हमारे सोशल प्रेशर्स हैं। Exactly. प्रेशर लेना ले, लेकिन ये हमारे सोशल प्रेशर्स हैं। बिल्कुल ऐसा। और मैं यहाँ से ना एक मेरा सिंस कॉन्सेप्ट एक बन चुका है कि जी ससुराल का बड़ा प्रेशर है। मुझे तो लगता है कि आपके मैके का भी बड़ा प्रेशर है।
आपके मोहल्ले का, आपके खानदान का, आपके दोस्तों का, हर तरफ से हर तरह से। यहाँ एक लड़की की शादी होती है तो उसको सबसे पहले उसकी माँ ये बताती है कि राइट अवे जी बच्चा कर लेना, क्योंकि वहां आपके पाँव जम जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप सोचो कि उस लड़की को, उस कपल को कितनी टेंशन है कि जी एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप कि जी मैं कंसीव कर रही हूँ कि मैं कंसीव नहीं कर रही हूँ। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा, और इतनी टेंशन में फिर वो कैसे कंसीव करेंगे। सो विद योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज कि जी इंतजार करें, 1 ईयर तक आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एंजॉय योर लाइफ, और आपको मल्टीविटामिन्स लें, अच्छी खुराक लें, अच्छी डाइट लें, डेफिनेटली यू विल कंसीव। अगर 1 ईयर तक आप कंसीव नहीं करते हो देन देयर इज अ टाइम टू गो टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। अब एक और सवाल के बांझपन जो है, या फिर जिसे आप सब फर्टिलिटी की बात करेंगे, ये खवातीन में ही सिर्फ होता है? देखो, आई एम वर्किंग इन लाइफ सेंटर हमीद लतीफ हॉस्पिटल लाहौर, और हमारे पास एवरी डे 100+ कपल्स आते हैं इसी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर वी मेक अ डेटा कि उसमें कॉजेज ऑफ फर्टिलिटी क्या है, मेल है कि फीमेल है, एंड आवर डेटा इज एज गुड एज अराउंड द वर्ल्ड। 40% उन इनफर्टिलिटी की वजह होती है मेल कॉज, एंड 40% इज फीमेल। 10% वो कपल्स होते हैं जो दोनों मिलके, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी हो सकते हैं, और 10% जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है। सो कीपिंग इन माइंड कि 40% फीमेल कॉज है तो 40% मेल भी वजह है। प्लीज कीप इन माइंड के मर्द के अगर तो सीमन एनालिसिस पैरामीटर कम है या कुछ है, सो दैट इज द मेन कॉज एज वेल। सिर्फ औरत रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है ये जो आप बातें बता रही हैं, हमारी सोसाइटी को तो अभी एजुकेशन की बहुत जरूरत है, समझने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई एम ग्लैड के लोगों को अवेयरनेस है। जैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे पास 100 से प्लस कपल्स आते हैं एवरी डे, तो इसका मतलब है कि कपल आते हैं। हम लोग सिंगल फीमेल को एंटरटेन नहीं करते। अगर औरत आती है तो हम उसे कहते हैं जी अपने मियाँ को साथ लेके आओ। अक्सर औरत मैके आती है, अपनी माँ के साथ आ जाती है, तो हम सबसे पहले हम कहते हैं जी कपल आए। और जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट ही मेल के टेस्ट से पहले करते हैं, बिकॉज ये बहुत आसान सा एक टेस्ट होता है। तो हम सबसे पहले हर दुनिया में हर जगह फर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशंस जो है वो सबसे पहले मेल सीमेन एनालिसिस किस हद तक काबिले इलाज? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा तबका, इवन के लोअर तबका जो हमारे मीडियोकर्स हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये काबिले इलाज नहीं। काबिले इलाज, देखो हर मर्ज का इलाज है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट गॉड, लेकिन हर मर्ज का इलाज है। तो फर्टिलिटी का भी इलाज है। वी स्टार्ट विद द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। कपल आता है, हम उनका पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, मर्द और औरत दोनों के इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उन इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, शादी के पहले साल तो हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल मल्टीविटामिन्स पे डाल दें आप। शादी के दूसरे साल हम उनको मेडिसिन पे डाल देते हैं, औरत को या मर्द दोनों को, और उनको हम कहते हैं जी ट्राई फॉर गुड 3 to 6 months। अगर वो कंसीव नहीं कर पाते तो फिर हम शादी के दूसरे साल में फिर इन्वेसिव प्रोसीजर्स शुरू करते हैं, या ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स शुरू करते हैं। अगर 3 साल तक या कोई भी ऐसी वजह हो सकती है कि वो कपल नेचुरली नहीं कंसीव कर पाता, फिर हम IVF ICSI यानी आसान लफ्जों में जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। बट कीपिंग इन माइंड इलाज हर चीज का है, इज जस्ट द पीपल हैव टू गो इनटू द राइट डायरेक्शन। मतलब आप किसी मोहल्ले के डॉक्टर, मैं ये नहीं कहती कि मोहल्ले का डॉक्टर बुरा होगा, लेकिन प्रेफरेबली लोगों को एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। एक ऐसे सेंटर में जाना चाहिए जहां सिर्फ फर्टिलिटी का इलाज होता हो, जहां पर हर टेक्निक अवेलेबल हो। पहले तो हमें एक शरह बताइए कि कितने फीसद लोग हैं जिनको कोई मिडिल लेवल पे या कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है? देखो 1 in every 5 कपल को पहले साल में प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में। बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है? ज्यादा है हमारे यहाँ, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड इनफर्टिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन फिर हर 20 में से जब दूसरे साल में हम जाते हैं, पहले साल में कंसीव कर जाते हैं, दूसरे साल में फिर जब कपल जाता है तो 20 में से एक कपल ऐसा होता है जिनको फर्दर ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, और इसके रीजंस क्या क्या है? देखो रीजंस को हम डिवाइड करते हैं मेल एंड फीमेल रीजंस में, ठीक है। फीमेल में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम उनको हो सकती है, जैसे PCOS हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, वेट गेन। PCO में बेसिकली ज्यादा इज वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, सो द पीपल एक्चुअली दे गेन वेट, ठीक, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्नी आ जाती है, मोटापा। एग्जैक्टली, वो PCO और वो मोटापा आपस में रिलेटेड है, ठीक। फिर मेल के कॉजेज आ जाते हैं। मेल में भी है कि अगर कोई भी सीमन पैरामीटर्स उनके कम होते हैं, या कोई और इस तरह की वजूहात जो मेल के होते हैं उसके आ जाते हैं। डाइट, स्पेशली इन आवर कंट्री, डाइट बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं लोग, क्या क्या खा रहे हैं, जंक फूड, स्पेशली जंक सोडाज, सारे स्मोकिंग,
एनी ड्रग दैट यू आर टेकिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, आपका लाइफस्टाइल जो है ये एक कॉज हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक कॉजेज ये भी कॉज हो सकती है। जेनेटिकली कितना होता है? कम से कम 20-30% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको जेनेटिकली कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी हो सकता है। ठीक, और इसके अलावा जो है वो अंदाजन अगर आप हमें बता सके कि कितने % ऐसे लोग हैं जिनको एडवांस स्टेजेस पे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती मेडिसिन से, या फिर We will divide that like 50% ऐसे जो हमारे पास कपल्स आते हैं वो तो मेडिसिन से ही ट्रीट हो जाते हैं, या उनका जो भी अंडरलाइन कॉज है, अगर आप उस अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, डाइट अच्छी करे, पीसीओ को सही हो जाए, कोई ऐसा फाइब्रॉइड है या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है उसकी ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक हो जाते हैं। बट 50% को हमें एडवांस लेके जाना पड़ता है, यानी IVF, ICSI या टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं, उसमें हमें लेके जाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जो आपके पास कपल्स आते हैं या फिर जो भी हमारे बेऔलाद जोड़े होते हैं, सोशल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, उनको भी आप किस तरह से सजेशंस देती हैं कि आप इनको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? देखो, स्ट्रेस तो मैनेज करना हमारे पास हमारे सेंटर में काउंसलर्स बैठे होते हैं, ठीक है, तो हम अपनी ट्रीटमेंट शुरू ही काउंसलिंग से करते हैं। सो काउंसलर्स आर देयर, पहले हम उस कपल को उस काउंसलर के पास बिठाते हैं, ठीक है, वो कम से कम आधा घंटा उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, उनको बताते हैं कि कितना % चांस होगा, क्या होगा, कितना खर्चा होगा, क्या क्या दवाइयाँ होंगी। थ्रू आउट द ट्रीटमेंट वो जब भी साथ में हमारे पास आते हैं तो हम उन काउंसलर से मिलाते हैं। हमारी तो भरपूर ये कोशिश होती है कि हम उनको बता सके कि यू नीड टू बी रिलैक्स, यू नीड टू बी रिलैक्स। लेकिन ऑफ कोर्स सोशल प्रेशर उन पे इतना ज़्यादा होता है, अगर पेशेंट पहले खुदा के बात करता है, फिर कहते हैं मेरी सास बैठी है उससे बात करो, फिर कहते हैं मेरा जेठ बैठा है उससे बात करो, अब मेरी अम्मी बैठी है, पूरे खानदान को सैटिस्फाइड करना है। एग्जैक्टली, और हम मतलब बीइंग इन दिस फील्ड हम उनको इनकार नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो कि वो बेचारी जो औरत हमारे सामने बैठी है वो कितने प्रेशर में, तो वी आर वेलकम टू देम कि आए, पूरा खानदान आए, ताकि हम सबको समझाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, जाते जाते क्या पैगाम देंगी हमारे देखने वालों को, क्या कहना चाहेंगी? कहना ये चाहूंगी कि प्लीज 1 ईयर तक स्ट्रेस ना लें। अल्टीमेटली आप दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहें, कंसीव कर जाएंगे। आपके साथ कैसे राब्ता कर सकते हैं? Follow me on my Insta page, Dr. Ruhina Gul. If you want to send me a question, please send that on my page. Other than that, I'm at Hamid Latif Hospital Life Center. ठीक है, हमीद लतीफ का IVF सेंटर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे देखने वालों को इतना अवेयर करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, इसलिए आपने मुझे इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।